हेलो दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट का ईवीएस का ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और एक एक प्रश्न को हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। आप इसको परीक्षा रेस चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार क्या है। यानी कि जो भी एक पिरामिड होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें पादपों और प्राणियों के जो उनका आपसी संबंध होता है उसका आधार क्या होता है। जैसे पादप हैं, ये सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करते हैं। बाकी जो अन्य प्राणी हैं, सबसे पहले जो शाकाहारी होते हैं वो इन पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाकी जो सर्वाहारी होते हैं वो पादपों से और शाकाहारी दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके ऊपर जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो शाकाहारी और सर्वाहारी इनको खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनके बीच जो एक संबंध होता है, इनका पोषण से संबंध होता है। अपने पोषण के लिए ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी कि जो पारिस्थितिकी का जो पादप होते हैं सभी कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इनका संबंध जो है भोजन से सीधे इससे जुड़ा हुआ होता है, उत्पादक से। तो इसका उत्तर होगा बी, पोषण संबंध। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय भवन यानी डिजर्टिफिकेशन किससे होता है। यानी इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से डिजर्ट का विस्तार हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। वनों को उखाड़ने से, या फिर वनों को उखाड़ने के कारण केवल यही एक कारण नहीं हो सकता है जिसकी वजह से कि डिजर्ट का विस्तार होने लगे। मान लीजिए वन को उखाड़ दिया जा रहा है लेकिन वहाँ पे वर्षा पर्याप्त हो रही है, मिट्टी अच्छी है, अगर वहाँ की गुणवत्ता अच्छी है तो वन फिर से आ जाएंगे। दूसरा कारण क्या है, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन हो रहा है, लेकिन अगर वर्षा हो रही है उसके बाद वहाँ फिर से जो है पेड़ पौधे उग जाएंगे, तो ये भी कारण नहीं हो सकता है मरुस्थलीकरण का। लेकिन जो बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण जो है मृदा सूखी हो जाती है, और मृदा सूखी हो जाने के कारण वहाँ पे जो है पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, मृदा की नमी खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से वहाँ डिजर्टिफिकेशन होने लगता है, यानी कि मरुस्थली भवन यानी मरुस्थलीकरण होने लगता है, मरुस्थल का प्रसार होने लगता है। तो इसका उत्तर होगा चौथा, बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण मरुस्थली भवन यानी डिजर्टिफिकेशन होता है। अगला प्रश्न, कुत्ता किस वर्ग में आता है। यानी कुत्ता है वो पिरामिड में किस वर्ग में आता है। क्या वह उत्पादक है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। कुत्ते जो होते हैं वो शाकाहारी भी भोजन करते हैं और मांसाहारी भी भोजन करते हैं। यानी कि जैसे मानव होते हैं शाकाहारी मांसाहारी दोनों यानी सर्वाहारी श्रेणी में आते हैं, कुत्ते भी सर्वाहारी श्रेणी में आते हैं। जो सर्वाहारी होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो है सर्वाहारी होते हैं। तो जो कुत्ते होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है। कोई भी एक खाद्य श्रृंखला होती है तो उसमें सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है। जिसकी संख्या सबसे कम होगी वो सबसे कमज़ोर कड़ी होगी। उत्पादक इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, उसके बाद इन पर आश्रित रहने वाले उपभोक्ता जो यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनकी होती है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता की। फिर द्वितीयक उपभोक्ता उनकी संख्या जो है प्राथमिक उपभोक्ता से कम होगी, तृतीयक उपभोक्ता उनकी संख्या उससे कम होगी, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा उसकी संख्या सबसे कम होगी, यानी कि जो कमज़ोर कड़ी होगी वह होगा सर्वोच्च उपभोक्ता। अगला प्रश्न, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अन्नामलाई, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, ये तीनों रिजर्व जो हैं तमिलनाडु में हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पौधे का खाया जाने वाला फूल है। यानी कि इनमें से किस पौधे का फूल भाग जो होता है वो खाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ब्रोकली। ब्रोकली गोभी है जो हरे रंग की होती है, आप इसे देख सकते हैं, इसका पोषण स्तर बहुत उच्च होता है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। यानी कि किस वजह से किसकी सांद्रता में वृद्धि होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। जैसे वायुमंडल में उपस्थित होता है SO2, और जब ये वायुमंडल में उपस्थित जल से यानी कि जो नमी होती है उससे क्रिया करता है, यानी H2O से क्रिया करता है, तो ये हो जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। और ठीक इसी प्रकार जो NO2 होता है ये जल से क्रिया करके बना लेता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इन्हीं दोनों की वजह से
अम्ल वर्षा होती है। अम्लीय इनकी सांद्रता में अधिकता होने की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। जो पुरानी इमारतें हैं, संगमरमर की इमारतें बनी हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। जैसे ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। अगला प्रश्न, अत्यधिक चारण का परिणाम है। चारण का मतलब है कि जो पशु चरने जाते हैं मैदान में, अत्यधिक उसके चारण से क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैदान है जहाँ पे घास है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, पशु वहाँ पे चरने गया, वो घास को खा रहा है और उसके पैरों से जो घास की जड़ें हैं वो सब टूट रही हैं। वो सब टूटने की वजह से उसका जो मिट्टी में एक बदहाव होता है, जड़ें उसकी मिट्टी में फैली रहती हैं, बधती हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। जिसकी वजह से जब कभी भी वर्षा होती है, वहाँ की मिट्टी वर्षा के जल के साथ बहने लगती है, वहाँ पे मृदा अपरदन होने लगता है, मिट्टी का बहाव होने लगता है, तो उसे कहते हैं मृदा अपरदन। अगला प्रश्न, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या होता है। यानी कि पृथ्वी है, आप अगर ध्रुवों पर हैं, जब आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या होता है। तो जैव विविधता में वृद्धि होती है, यानी जैव विविधता बढ़ती है। आइए इसको मैप से समझें। जैसे आप किसी पोल पे हैं, चाहे उत्तरी पोल या फिर दक्षिणी पोल, यानी कि चाहे आप उत्तरी ध्रुव पे हैं, दक्षिणी ध्रुव पे, यहाँ पे बर्फ़ का जमाव होता है और बर्फ़ के जमाव की वजह से यहाँ वनस्पतियाँ और जीवों का अभाव होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, यहाँ पे जो है वर्षा की मात्रा बढ़ने लगती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच और भूमध्य रेखा को लेकर ये जो जितना क्षेत्र होता है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी कि जब आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, वहाँ पर वर्षा अधिक होगी और वर्षा अधिक होने की वजह से वहाँ पे पेड़ पौधों का विकास भी अधिक होगा। यानी कि सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में ही होते हैं। तो जैसे जैसे आप ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जो है वनस्पतियों की मात्रा बढ़ेगी, जैव विविधता वहाँ पे बढ़ती जाएगी। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। यानी भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे भूस्खलन यानी कि भूमि का कटाव अधिकतम होता है। तो ऐसा ही क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे पहाड़ अधिक हों, पर्वत अधिक हों। पर्वत क्या होता है, जब पहाड़ होता है तो नीचे पानी लगने की वजह से धीरे धीरे अंदर अंदर कटाव होने लगता है, और कटाव होने की वजह से बाद में धीरे धीरे पर्वत का जो ऊपर का भाग होता है पहाड़ का, वो टूट कर गिरने लगता है। इसे ही कहते हैं भूस्खलन। तो इसमें देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र, भारत का हिमालय क्षेत्र, वहाँ पे सर्वाधिक भूस्खलन होता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि उत्तराखंड हुआ, चाहे हिमाचल प्रदेश हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, यहाँ पे अधिक बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे भूस्खलन होता है। कई कई घर ऐसे होते हैं जो सीधे पानी में समा जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। तो इसका एक ही कारण होता है, जब अधिक बारिश होती है तो पहाड़ों के नीचे जब पानी का बहाव होता है, वो नीचे से मिट्टी को काटते हुए जाता है और धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा बचता है, वो टूट कर गिरने लगता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। हल्दी पाउडर, ये मेटेलिक येलो कलर का होता है, ये सही है। फ्रियान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, CFC जिसे बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। कंटूर कृषि, ये भूमि प्रदन से इसका संबंध नहीं है। कंटूर कृषि कहते हैं सीढ़ीदार खेती को। पर्वतीय क्षेत्रों या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे जो कृषि होती है वो सीढ़ीदार होती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे फसल उगाए जाते हैं जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और पानी कम लगे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसी बनाया जाता है। वहाँ पे एक ढलान नुमा बनाया जाता है और उसको क्यारियों में बांटते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर पानी भरते हैं, वो फिर वही पानी नीचे उतारते हुए एक एक करके सिंचाई करते हुए ऊपर से नीचे चले आते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है और पानी की कम पानी में अधिक यहाँ पे जो है सिंचाई भी हो जाती है। और जैसे यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह हो गई, ऐसे फसल की यहाँ पे उगाही होती है, तो इसलिए उसके लिए सबसे सूटेबल होता है ये सीढ़ीदार खेती। इसी सीढ़ीदार खेती को कंटूर खेती भी कहते हैं। सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है सजीवों में, उसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एक बार में मुक्त होती है। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि। समोद्भित पौधे क्या होते हैं,
ऐसे पौधे जो ऐसी जगह पे उगे जहाँ पे नमी हो। नमी तो होता है, ज़मीन के अंदर नमी हो, दलदल हो, लेकिन पानी नहीं होता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं वो वायुमंडल से या फिर मिट्टी से सीधे ऑक्सीजन लेती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा उनको चाहिए होता है, मूल से शोषण करती हैं। जब वहाँ पे पानी भर जाता है या फिर बाढ़ आती है या फिर पानी अधिक हो जाता है, तो इनका जो श्वसन होता है, मूल यानी जो जड़ों में श्वसन होता है वो रुक जाता है, जिनकी वजह से ये पौधे मर जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा मूल में श्वसन रुक जाता है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा प्रसिद्ध है अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए। यहाँ पे दो सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए है। अगला प्रश्न, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? अब समझिए कि ह्यूमस क्या होता है। जैसे कोई भी वनस्पति हो गई या फिर कोई भी डेड जीव हो गया, इसको आप फिर से कैसे मिट्टी में मिलाना है, एक यानी कि एक कंपोस्ट के रूप में ये मिट्टी में कैसे मिल सकता है, इसके लिए जो अपघटक होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ये इसको खाकर डाइजेस्ट कर फिर से ये खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। वो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो ऐसा कार्य कौन करते हैं? ये करते हैं अपघटक। ह्यूमस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए। मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसका निर्माण जो है वही कार्बनिक पदार्थ होता है, उसके अपघटन से होता है, और ये अपघटन का कार्य जो है वही माइक्रोब्स करते हैं। कंपोस्ट खाद के रूप में यहाँ पे तैयार हो जाता है, प्राकृतिक कंपोस्ट खाद। अगला प्रश्न, DDT ये बहुत ही पॉपुलर कीटनाशक दवा है। इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरोइथेन DDT का यह पूरा नाम है। यह बहुत ही पॉपुलर कीटनाशक दवा थी जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक था। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक इसलिए था कि इसका अपघटन नहीं होता था। ये जो है, जब इसे जिस फील्ड में इसका छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक के लिए किया जाता था, वो जो है जल के साथ, यानी जब वर्षा होती थी जल के साथ या फिर किसी माध्यम से जल में घुलकर वो तालाब में, नहरों में, इन सब में आके मिल जाता था, जिसकी वजह से वहाँ के जो जलीय जीव होते थे वो मरने लगते थे। जैसे तालाब में अगर किसी खेत में DDT डाला गया है, उसका पानी अगर तालाब में जाता है तो उसकी वजह से जो उसमें जहर फैलता है, वहाँ के जो मछलियाँ होती हैं, जलीय अन्य छोटे छोटे जीव होते हैं, वो मरने लगते हैं। इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे महासागर है, महासागर में जो खरपतवार होते हैं, जब वो महासागर का बहाव आता है, लहरें आती हैं, तो वो खरपतवार को किनारे की तरफ लेकर आती हैं। तो इन्हीं खरपतवारों में पानी के साथ साथ जो महासागर का नमक होता है, जो साल्ट होता है, वो साल्ट यहाँ पे रुकता है खरपतवार के सहारे। तो उसमें साल्ट में होता है आयोडीन। तो आयोडीन का ये प्रमुख सोर्स हो जाता है। सागरीय खरपतवार जो है ये प्रमुख महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है आयोडीन का। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की जनक गौरी देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था रैणी गांव। उत्तराखंड का चामोली जिला है, चामोली जिले में है रैणी गांव, जहां की थी गौरा देवी। इन्होंने जो है चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, तो उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, यानी दर्शाता है कि किस तीव्रता के साथ भूकंप आया था। अगला प्रश्न, मानव पर्यावरण का संबंध एक संकल्पना है, यानी कि मानव और पर्यावरण इनका जो संबंध है एक संकल्पना है। कैसी? ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है या फिर संज्ञानात्मक है या फिर सभी। जैसे जो मानव होते हैं और चारों तरफ अपने वृक्ष लगाता है, अच्छे समाज बनाता है, उसका यानी एक जो सोसाइटी बनती है अच्छी बनती है, हरे भरे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। वो पेड़ पौधे मानव ने अपना काम किया कि पेड़ों को लगाया, वही पेड़ उसको ऑक्सीजन देंगे, वही पेड़ उसको छांव देंगे, वही पेड़ उसको फल देंगे, यानी कि दोनों के बीच में एक धनात्मक संबंध बनता है। मानव ने पर्यावरण को कुछ दिया है, तो पर्यावरण भी मानव को बहुत कुछ दे रहा है, तो दोनों के बीच में एक धनात्मक संबंध बनता है। तो ये पूछे कि ये कैसी संकल्पना है मानव पर्यावरण के संबंध की, तो ये धनात्मक संकल्पना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? यानी कि जो पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो ये है लगभग 71%।
पृथ्वी पर लगभग 70.8 यानी कि लगभग 71% जल पाया जाता है, जिसमें से 97% जो जल होता है वो महासागरों में पाया जाता है, जो मानव के उपयोग हेतु नहीं होता है। अगला प्रश्न, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। जैसे आप किसी पर्यावरण में रहते हैं, उसकी स्वच्छता करना, उसको शुद्ध रखना, ये जो आपका मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन आप करते हैं या इस किस उद्देश्य से करते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य हो सकता है कि आप जिस पर्यावरण में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप चाहते हैं कि वो साफ़ सुथरी रहे, उसका आपका उससे एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। आप चाहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है, ये मेंटेन रहे, अच्छी बनी रहे, ये हमारा पर्यावरण है, स्वच्छ रहे, पेड़ पौधे लगे रहें, ये छाँव दें, ऑक्सीजन दें, ये सब चीज़ें आप सोचते हैं अगर, तो उसका आपका एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। आपके पर्यावरण के प्रति आपका एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो आपके भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी इनमें से कौन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब पूछे कि केवल ग्रंथि पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो ये हो जाएगी थायराइड। थायराइड जो हमारे गले में होती है कुछ इस आकार की, ये थायराइड हो जाती है। बाकी जो पैनक्रियाज है, ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों गुण इसमें होते हैं। बाकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड जो सभी ग्लैंडों का नियंत्रण करती है। तो इसका उत्तर होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। अगला प्रश्न, कीटों के अध्ययन को कहते हैं, यानी कि कीटों के अध्ययन को, इंसेक्ट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। जो कवकों के बारे में यानी फंगस के बारे में जो अध्ययन करता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को, और ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियों के बारे में जो अध्ययन करता है उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में दो विटामिन मुख्यतः होते हैं जो घुलनशील होते हैं, एक होता है बी और एक होता है सी, विटामिन बी, विटामिन सी। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12, ये भी वसा में घुलनशील होता है। तो इसमें पूछा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी, जो होता है थायमीन। थायमीन की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी। अगला प्रश्न, अम्लराज का रासायनिक सूत्र है। अम्लराज कहा जाता है एक्वा रजिया को। आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या है। तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र होता है HNO3 + 3HCl, यानी एक मालिक्यूल होता है HNO3 का और 3 मालिक्यूल होता है HCl का, जो इसका अनुपात होता है 1:3। इसे कहा जाता है अम्लराज, यानी एक्वा रजिया। जो सोना होता है वो इसी एक्वा रजिया में पिघलाया जाता है। और जो H2SO4 होता है, H2SO4 को कहा जाता है अम्लों का राजा। H2SO4 अम्लों का राजा होता है और HNO3 + 3HCl जो होता है ये अम्लराज होता है, जिसे एक्वा रजिया कहते हैं। अगला प्रश्न, अम्ल लिटमस पेपर पर कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये लिटमस पेपर पर कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, तो आइए देखते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो इसका उत्तर होगा बी। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आइए देखते हैं इसको। जैसे ये नीला लिटमस पेपर है, जब इसको अम्ल में डाला जा रहा है तो ये लाल कलर का हो जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि ये अम्ल है। इसके लिटमस पेपर में जो रंग का परिवर्तन होता है, नीला लिटमस पेपर जब लाल हो जाता है तो इसका मतलब ये अम्ल होता है। जबकि जो लाल लिटमस पेपर होता है, ये अगर डुबाया जाता है, अगर ये नीला कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये क्षार है, यानी ये बेसिक सोल्यूशन है और ये एसिडिक सोल्यूशन है। अगला प्रश्न, पानी भरे ग्लास में पेंसिल तिरछा दिखाई देना। कोई पानी भरा ग्लास है, उसमें जब पेंसिल डाला जाता है तो पेंसिल कुछ तिरछा दिखाई देती है। चाहे बाल्टी का पानी है, जब उसमें आप कॉइन यानी सिक्का डालते हैं, वो सिक्का कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देता है। या फिर और समझिए, सूर्य जो है सुबह बड़ा दिखाई देता है,
और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जितनी भी चमत्कारी घटनाएं होती हैं, किसी का बड़ा दिखाई देना, किसी का छोटा दिखाई देना, कोई तिरछा दिखाई देना, कोई ऊपर दिखाई देना, कोई नीचे दिखाई देना, ये सब होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के गुण के कारण ही ऐसा होता है। अब पेंसिल का तिरछा दिखना, ये अपवर्तन के कारण। बाल्टी में डाले हुआ सिक्का ऊपर दिखना, ये भी अपवर्तन के कारण। सूर्य का सुबह या फिर शाम को बड़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित बिंदु है, यानी कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तर का सबसे दूरस्थ बिंदु है भारत का, वो कौन सा है? तो उसे कहा जाता है इंद्रकाल। आइए इसको मैप पर देखते हैं। इंद्रकाल जो भारत का सबसे सुदूर उत्तरतम बिंदु है, वो है यहाँ पे है इंद्रकाल। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होता है, ये दो जगह है। एक अगर आप देखें मुख्य भूमि में, यानी कि जो भारत का ये मुख्य भूमि है, इसका दक्षिणतम बिंदु है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, केप कोमोरिन। लेकिन अगर पूछ ले कि मुख्य भूमि से दूर जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी इससे दूर जो भारत का जहाँ तक हिस्सा है दक्षिणतम बिंदु का, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, जो कि जो मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है, जो श्रीलंका के लगभग बराबर में आता है। तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछे मुख्य भूमि का, तो हो जाता है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगर पूछ ले मुख्य जो दक्षिणतम बिंदु है, अगर ये न दिया रहे कि मुख्य भूमि का, तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। अगर पूछे सबसे पूर्वोत्तर का जो सबसे बिंदु है, तो वो हो जाता है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर पूछ ले सबसे पश्चिमी जो बिंदु है, वो है गौहर मोती, गुजरात में। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है किबिथु और यहाँ पे है गौहर मोती। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ऐसे और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।